हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो आज मेरी पूरा लेक्चर लो, कम समय में आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। अब जब ऐसा होता है तो मन अपने आप खुश हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी। ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि पहले टाइम पे लोग फिजिकल काफ़ी मूवमेंट करते थे, तो इनका मूवमेंट जो जॉइंट थे इतने ज़्यादा रिजिड नहीं थे। लेकिन आज के टाइम पे इंसान एक कमरे में बंद हो चुका है, कमरे में रहना, उसका फिजिकल मूवमेंट काफ़ी कम हो चुका है, जिसकी वजह से हमें ह्यूमन एनाटॉमी किस जॉइंट पे कहाँ पे क्या होता है, क्या मसल है, क्या लिगामेंट है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। तब हम अच्छे से उसको स्ट्रेचिंग या फिर अच्छे योगा टीचर बन पाएंगे। आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बेसिक डिमांड है। और इसमें होता क्या है कि जैसे अब एनाटॉमी आप पढ़ोगे तो किसी डेंटिस्ट पढ़ा रहा होगा, कोई डॉक्टर पढ़ा रहा होगा, जिसकी लैंग्वेज हमें इंजीनियर हो, नॉर्मल आदमी, उसको समझ में नहीं आती। और जो योगा करने वाला है, क्योंकि उसको पोस्चर नहीं आते, डेंटिस्ट डॉक्टर को पोस्चर नहीं आते, तो उसके अकॉर्डिंग वो आसन के अकॉर्डिंग नहीं बता पाता। और जो आसन करता है, जो योगी होता है, उसको डॉक्टरों की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो ये गैप है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल दिस गैप। तो कहीं ना कहीं जो कहीं बैरियर था, उसको कम समय में बहुत अच्छे से फिल करने की कोशिश करूंगा। और ये हम 6 से 7 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। आज हमारा टोटल पर्पज ये रहेगा कि टोटल बॉडी में कितनी बोन्स हैं, उन बोन्स का क्या क्या नाम है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बोन है, तो उसको पहले किया जाए। फिर उसके बाद जॉइंट कहाँ पे, लिगामेंट कहाँ पे, क्या है उसका पूरा प्रोसेस, मतलब पूरा 6 से 7 लेक्चर लगेंगे इसमें। तो आज हम पूरा बोन के बारे में जानते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 30 से 35 मिनट में हो जाना चाहिए। तो और सबसे मेन क्या है कि जैसे आप देखोगे फिजियोलॉजी और एनाटॉमी, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। एनाटॉमी क्या है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर, किस टाइप का स्ट्रक्चर है। फिजियोलॉजी क्या है कि क्या वर्किंग है उसका, स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है किसी चीज का, तो वो फिजियोलॉजी हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे मेन पर्पज हमारा अभी एनाटॉमी पढ़ना है। तो एनाटॉमी पढ़ने के लिए अभी हम देखते हैं पीडीएफ, कुछ पिक्चर्स हैं जो आपको शेयर कर दूंगा, तो आप इजीली उससे ले पाओगे। तो अभी हम जो बेसिक टर्म, और क्या है कि जब आप कोई योगा बुक पढ़ रहे हो या फिर कोई अच्छी बुक पढ़ रहे हो जिसमें एनाटॉमी से रिलेटेड है, तो उसमें ऐसे ऐसे टर्म्स आते हैं जो कि हम अच्छे से याद नहीं कर पाते, अच्छे से समझ में नहीं आते। तो वो सारे टर्म्स को कहीं ना कहीं बार बार रिवाइज करके, बार बार बता के, कोई ना कोई ट्रिक्स लगा के उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश होगी आपके सामने। तो जैसे ये है पोजीशन, देखिए एनाटॉमिकल पोजीशन जो होती है। जैसे ऊपर के लिए हम कहीं ना कहीं सुपीरियर यूज करते हैं, ऊपर के लिए हम क्या करते हैं, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर की तरफ, इन्फीरियर मतलब नीचे। जब भी हम कहेंगे हाँ, ऊपर की तरफ अगर इंडिकेशन हो तो सुपीरियर लिखा हो तो उसको समझना ऊपर की तरफ का वो है। अब ऐसे ही है एंटीरियर। एंटे मतलब आ रहा है, एंटीरियर मतलब आगे। पोस्टीरियर मतलब पीछे, पोस्टीरियर मतलब पीछे का भाग। एंटीरियर मतलब आगे की, जो भी हम कहेंगे आगे झुकना है, एंटीरियर। पोस्टीरियर मतलब पीछे की तरफ। अब इसी में एक आता है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल और डिस्टल। डिस्टल से खुद ही समझ में आ रहा है, डिस्टल मतलब डिस्टेंस होगा, कहीं ना कहीं दूर पे होगा। प्रॉक्सिमल मतलब पास में। तो जैसे अब इसको और इसको कंपैरिजन करा जाए तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉक्सिमल, ये डिस्टल हो जाएगा। लेकिन जब इसको और इसको कंपैरिजन करा जाएगा तो ये प्रॉक्सिमल हो जाएगा, ये डिस्टल हो जाएगा। सिंपल सी मीनिंग है। जो डिस्टल मतलब दूर, डिस्टेंस पर है, प्रॉक्सिमल मतलब पास में है। अब यहाँ पे आता है जो मीडियल होता है। मीडियल मतलब बीच में। और जब हम कहें कि यहाँ की बात हो रही है, यहाँ की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, लेटरल। लेटरल मतलब जो तुम्हारा मान लो मिडियल, मिड में है तो मिडियल हो जाएगा। हम यहाँ की बात करेंगे, साइडों की बात करें तो वो आपका हो जाएगा लेटरल। लेटरल पोजीशन। तो हमने यहाँ पे चारों पोजीशन को बहुत अच्छे से देखा। अब
नॉर्मल नॉर्मल जैसे कंपोनेंट देखेंगे तो हमारे 5 कंपोनेंट सबसे मेन है, जिसमें से एक आता है बोन। जितना भी बोन है, जैसे तुम बोन का देखोगे, बोन पूरी बॉडी में अगर हेल्दी बॉडी है तो उसमें 18% जो वेट होता है तुम्हारी बोन्स का होता है। अलग अलग बोन है, सारी बोन्स को हम पढ़ेंगे टोटल कितनी बोन्स है। तो टोटल सिस्टम में 206 होती है, सबको पता है। बच्चे में थोड़ी ज्यादा होती है, उसका भी रीजन बताऊंगा क्यों होती है। तो यहाँ पे 206 हड्डियां हैं, तो बोन्स का वो हो गया। अब क्या है कि कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज क्या होता है कि कोई भी तुम्हारा जैसे स्मूथ और फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है जो कवर करता है टिप ऑफ योर बोन। कोई भी बोन, जैसे अब ये जॉइंट पे है, 2 बोन है, इसके ऊपर कार्टिलेज होगा। जैसे अर्थराइटिस वगैरह होता है तो उसमें क्या होता है, तुम्हारा कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्टिलेज क्या होगा, तुम्हारा फ्रिक्शन को कम करता है, कुशन की तरह काम करवाता है जॉइंटों के बीच में, और टिप ऑफ द बोन पे रहता है। तो कार्टिलेज का सबसे मेन फंक्शन क्या हो गया कि उसको फ्रिक्शन कम करता है और स्टेबिलिटी देता है, और कॉर्नर पे होता है। जैसे आर्थराइटिस में वही है कि वो डैमेज हो जाता है, इसकी वजह से हमें पेन होता है। तो कार्टिलेज का सबसे मेन यही हो जाता है। और जॉइंट्स, जॉइंट तो आपको पता है कि जितने भी बॉडी में जितने भी जॉइंट हैं, जॉइंट के लिए प्रॉपर चैप्टर है, इन सबको आराम से डिटेल में पढ़ेंगे। और फिर आता है लिगामेंट। लिगामेंट तुम देखोगे, लिगामेंट और टेंडन में क्या अंतर है। इसमें जनरली लोग कंफ्यूजन होता है इनमें कि टेंडन कौन सा है, लिगामेंट कौन सा है। जैसे अगर टेंडन की बात करें तो तुम्हारा कोई भी मसल हो जो यहाँ पे फिनिश होता है, सीधे मसल हड्डी से नहीं जुड़ेगा। मसल जैसे ये भी आएगा फीमर बोन का, मतलब ये फीमर बोन का, या फिर यहाँ से भी कोई भी मसल आएगा तो वो एक हड्डी पे सीधे नहीं जुड़ेगा, उस पे टेंडन जो उसका किसी मसल का लास्ट टिप जो होते हैं वो टेंडन होते हैं, मसल के टिप। तो मसल के लास्ट टिप टेंडन है। टेंडन में क्या होगा कि जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट सप्लाई है जो मसल में होता है उसमें नब्स वगैरह नहीं होती, तो बहुत ही कम मात्रा में तुम्हारा चला जाता है उसमें न्यूट्रिएंट। लेकिन जो लिगामेंट होते हैं उसमें तो बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट नहीं जाता है। जो हमारे लिगामेंट, अब जैसे लिगामेंट देखोगे तो कहाँ कहाँ कौन कौन से लिगामेंट देखोगे, तो लिगामेंट तो जो जितने भी तुम्हारे जॉइंट हैं, जॉइंट को तुम्हारा लिगामेंट का पर्पस क्या है, लिगामेंट हमेशा तुम्हारा जॉइंट को एक स्टेबिलिटी देगा, जॉइंट का मूवमेंट को रिस्ट्रिक्शन करेगा। 2 काम है उसके, एक तो जॉइंट को स्टेबिलिटी देना, किसी भी जॉइंट को पकड़ के रखता है वो, नहीं अगर लिगामेंट नहीं होगा तो जॉइंट भाग जाएगा। तुमने अपने बचपन की क्लास में देखा होगा कि कई सारे बच्चे अपनी उंगली को उठा के यहाँ तक लगा देते थे, आपने देखा होगा। वो ये नहीं है, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, वो ये है कि उनका लिगामेंट ढीला था, उनका लिगामेंट लूज है तो आराम से लगा सकते हैं। तो उनके लिगामेंट में ना तो स्टेबिलिटी थी ना स्ट्रेंथ थी, लेकिन हमें देखने में फैसिनेटिंग लगता था तो हम सोचते थे कि हम नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही उस टाइम पे अगर हमें पता होता कि ये तो इसके डैमेज है, लिगामेंट का डैमेज है, तो ये मतलब पूरा कोई वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बोली जाएगी, वो लिगामेंट का डैमेज होता है। कोई कोई अपने आप को पूरा ज्यादा इधर से उधर कर देता है, पर वो कहीं ना कहीं लिगामेंट अपने लूज होने की वजह से, जिसकी वजह से वो पूरा कोलैप्स कर सकता है कभी भी। तो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है लिगामेंट। और क्या होता है ये टेंडन, आपको बताया कि उसके बिल्कुल जो मसल होता है उसके लास्ट टिप को टेंडन बोलते हैं। और जैसे अब बोला जाए कि लिगामेंट, लिगामेंट में तो बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होता। तो लिगामेंट का जो लिगामेंट जो होता है इसमें रिकवरी में 6 से 12 मंथ लगते हैं। 6 से 12 मंथ लिगामेंट की रिकवरी में लगते हैं जब भी कोई लिगामेंट लूज होता है। और ये क्या है कि इलास्टिक होता है, ऐसा नहीं है कि इलास्टिक इस तरह खींचा और फिर दोबारा वहीं पे आ गया, नहीं, इसमें इलास्टिसिटी आपकी बहुत ही कम होती है, बहुत ही ज्यादा। अगर तुमने किसी एक सीमा मतलब एक लिमिट से ज्यादा इसको खींचा तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि ये नहीं है कि आप वापस उस पोजीशन में ले आओगे। इनलास्टिक बिहेवियर, इनलास्टिक कहीं ना कहीं स्ट्रेन आ जाएगा उसमें, तो ये कहीं ना कहीं इतना टाइम लेता है। और कोई कोई अगर ज्यादा डैमेज हो जाता है तो वो हो सकता है वो रिकवर हो ही ना। और टेंडन में क्योंकि हमने बताया कि मसल का लास्ट पोर्शन होता है, बहुत कम न्यूट्रिएंट जाता है, इस वजह से ये 3 से 6 मंथ में रिकवर हो जाता है, 3 से 6 मंथ में। तो टेंडन में क्योंकि कहीं ना कहीं 3 से 6 मंथ, 3 से 4 मंथ, तो इस तरीके का टाइम लगता है।
डिपेंड ऑन कि कितना हुआ है। अब जैसे जॉइंट देखोगे तो जॉइंट के 3 टाइप पढ़ लेते हैं, वैसे जॉइंट को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम। जॉइंट के 3 टाइप क्या है? फाइब्रस, फाइब्रस जैसे स्कल में भी बहुत सारे जॉइंट होते हैं। स्कल में जॉइंट क्या कि अब मूव तो कर नहीं रहे वो, तो इमूवेबल होते हैं वो स्कल के जॉइंट जो होते हैं। दूसरे होते हैं कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस कौन से होते हैं? स्लाइट मूवमेंट होता है, स्लाइटली मूवमेंट होता है, इसमें पार्शियल मूवमेंट होता है। अब कौन सा होगा ये? जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है, वर्टेब्रा है, वर्टेब्रा में तुम देखोगे एकदम से पूरा ऐसे नहीं हिलेगा, जैसे ये जॉइंट है अपना, इसको देखोगे आराम से हिल रहा है, पैर के जॉइंट आराम से हिल रहा है, लेकिन वर्टेब्रा का जॉइंट बहुत ही पार्शियल मूवमेंट होता है उसमें, तो इसको स्लाइटली मूवेबल बोलते हैं। और ये दूसरा, तीसरा हो गया तुम्हारा साइनोवियल। साइनोवियल मतलब फ्रीली मूवेबल। साइनोवियल अब ये हो गया हाथ का, हो गया शोल्डर का, हो गया लेग से, हो गए ये कौन से हो गए अपने? साइनोवियल। तो ये 3 टाइप के जॉइंट है। अब इसमें ये देखोगे जैसे कि टोटल जब सिस्टम में देखेंगे हम कि बोन्स किसकी में कितनी कितनी है, तो उसके लिए ये वाला ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लिखने की कोशिश ना करें। अगर मैं समझा रहा हूं तो पहले आप इसको पूरा अच्छे से समझ लें, ठीक है? फिर उसके बाद हम इसको आराम से कर लेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे ये देखिए, अब स्केलेटन सिस्टम पूरा है। स्केलेटन सिस्टम में अब तुम देखोगे कि कोई भी सिस्टम में, जैसे हम एक्सियल बोल रहे हैं तो ये बाई एक्सिस, जैसे ये बाई एक्सिस हो गई, ये एक्सिस एक्स एक्सिस हो गई। अब हम कहेंगे एक्स एक्सिस के एक्सियल है तो ये वाली एक्सियल हो गई। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंसान एक वर्टिकल वो होता है, हॉरिजॉन्टल नहीं होता। तो वर्टिकल में जब खड़ा हुआ है इंसान है तो उसका क्या कहेंगे? एक्सियल कौन सा होगा? जो वर्टिकल पोर्शन है। वर्टिकल पोर्शन क्या है तुम्हारा? स्कल हो गई, रिब्स हो गई, वर्टेब्रे हो गई। अब ये तीनों मतलब इसको 2 तरीके से, एक्सियल में और अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर कौन सा हो गया? जैसे ये हो गया तुम्हारे हाथ हो गए, पैर हो गए, ये तुम्हारे क्या हो गए? अपेंडिकुलर्स में आ जाएंगे। शोल्डर हो गए, तो ये सब तुम्हारा अपेंडिकुलर में आ जाएगा। एक्सियल में देखेंगे, एक्सियल में टोटल 80 बोन होती हैं, अपेंडिकुलर में 126 होती हैं। 80 बोन को देखो कितने अच्छे से, आराम से हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे और कम टाइम में कोशिश होगी कि इनको समझने की कोशिश करें। क्योंकि स्कल में अब तुम योगा करोगे तो स्कल की इतना कोई, बस एक नेक का मूवमेंट होता है और नेक में भी तुम्हारा सर्वाइकल ही आ जाता है। तो 29 को अभी पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं हमें। तो सबसे मेन आता है, उसके बाद फिर क्या आता है? उसके बाद हमारी वर्टेब्रे आती है, यहां से स्टार्ट हो जाती है। वर्टेब्रे का जो मेन जो पोर्शन होता है, यहां से लेके आप देखोगे यहाँ पे कील सी होती है, तो ये सर्वाइकल है, ये C1 से C7 होता है। यहाँ पे जो कील सी होती है वो C7 होता है, तो यहां से यहां तक सर्वाइकल हो गया। सर्वाइकल में तुम्हारे कितने? 7, C1 से C7, C1 से C7 हो गए। सर्वाइकल सारा 7, तो एक तरह से कॉमन सिमिलरिटी, क्योंकि याद करने के लिए आपको कहीं कहीं एक बार, कहीं एक तो 2-3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा और अपने माइंड में रखना पड़ेगा। सर्वाइकल मतलब 7, तो इस तरीके से आप सर्वाइकल। थोरासिस में कितना आएगा? 12। थोरासिस में सर्वाइकल के जस्ट नीचे टोटल 12 फिर वो आएंगी, उसको क्या बोलेंगे? थोरासिस। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? T1 से T12। थोरासिस मतलब T आ रहा है, थोरासिस T और 12, T कॉमन हो गया तो 12 कितना हो गया तुम्हारा? थोरासिस। तो तुम्हारा इस तरीके से ये हो गया तुम्हारा 12। ये कितना है? 7। ये कितना है? 12। अब तुम यहाँ पे देखोगे लंबर, उससे नीचे आता है लंबर। लंबर को लोअर बैक, जो लोअर बैक होती है हमारी, यहाँ पे लंबर स्पाइन होती है। ये लंबर स्पाइन में टोटल कितनी होती है? ये 7 डिस्क होती हैं, 7। तो इसको सॉरी 5 होती हैं, लंबर में 5 होती है। और कैसे निकालोगे? 12 में से 7 माइनस कर दो, कितनी आ जाएंगी? 5। तो आपको 2 याद रखनी शुरू की, कितनी होती है? सर्वाइकल में पता लगा 7, थोरासिस में पता लगा 12,
अब ये पता नहीं लग रहा कि भाई हमारा इसमें लंबर में कितना होगा, पर हमें थोरासिस और सर्वाइकल का पता है। तो 12 माइनस 5, 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो इस तरीके से 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, ये क्या हो जाएगा लंबर, ये L1 से L5। आप किसी के L1 में प्रॉब्लम आ गई, L2 में प्रॉब्लम आ गई, तो आप यहाँ से समझ सकते हो अच्छा इस चीज की बात हो रही है, तो तुम विजुअली इसको एनालाइज कर पाओगे बहुत अच्छे से। और अभी मैं 3D में भी आपको दिखाऊंगा वो, तो जिससे आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आएगा ये सब चीजें। तो उससे नीचे आता है सैक्रम। सैक्रम क्या है कि ये वाला पोर्शन है जो तुम्हारा लास्ट में ये लोअर बैक के नीचे रहता है, जो सैक्रम के जस्ट नीचे टेलबोन होती है। टेलबोन से ऊपर का जितना भी, और लोअर बैक से ऊपर लंबर से नीचे, और तुम्हारा टेलबोन से ऊपर, वो होता है सैक्रम। ये जो होता है इसमें भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अडल्ट जो ह्यूमन है, अडल्ट है, उसमें तो ये होता है एक, लेकिन जो बेबी होता है उसमें ये होता है 5। बेबी में कितने होते हैं, 5 होते हैं, 5, और वो भी अलग अलग डिस्क होती हैं पांचों जब बेबी होता है। लेकिन टाइम के साथ धीरे 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 हड्डी मोन मैरो जो भी मिलते मिलते इसको पूरी एक डिस्क बन जाती है। तो तुम यहाँ पे देखोगे ये वाली जो है, पहले ये सब अलग अलग होती हैं, लेकिन टाइम के साथ ये जुड़ जाती है और फिर एक ही बन जाती है। तो बेबी में ये कितनी हो जाती है, 5। और ऐसे यहाँ पे ये cos6 ये भी कितनी है, ये भी तुम्हारी एक होती है अडल्ट में, लेकिन उसमें कितनी होंगी ये बेबी में, ये बेबी में 4 होती हैं। वो भी समय के साथ धीरे धीरे एक बन जाती है। तो ये भी मतलब अब तुम देखोगे तो टोटल कितनी हो रही है, 7 और 12 19, 19 और 4 24, 25, 26, टोटल 26 हो गई है। अब 26 ये हो गई, और लेकिन बच्चे में देखेंगे तो यहाँ पे जो जो थी तुम्हारी सैक्रम, उसमें 4 फालतू थी, और ये जो थी लास्ट में cos6 में कितनी थी तुम्हारी, cos6 में तुम्हारी कितनी फालतू थी, 3। तो 3 और 4 7, तो 26 और 7 कितने हो गए, 26 और 7 33। किसमें हो गई है, बेबी में। बेबी में इतना हो गई है। तो आपने अब इस सब को पूरा अच्छे से याद हो गया। सैक्रम ये होता है, थोरेसिस तुम्हारा वो यहाँ पे हो जाता है। और जब तुम अब आप इसकी बात करोगे रिब केस की, इसकी चेस्ट केस जो होता है, उसमें क्या होता है तुम्हारी टोटल 25 होती हैं, जिसमें एक स्टर्नम होता है और बाकी की 24 रिब्स होती हैं। ये टोटल 24 रिब्स हैं और एक स्टर्नम है। स्टर्नम को सैक्रम के साथ वो मत करना, क्योंकि ये फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। चेस्ट को तुम बम बना दोगे, बम को चेस्ट, तो ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या है कि तुम्हारा स्टर्नम में एक चेस्ट वाली जो यहाँ पे होती है, ये स्टर्नम होती है। जैसे आप इनको कैसे याद करोगे, डेली डेली आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से प्रैक्टिस करो। अपने फ्रेंड्स को बताओ, बच्चों को बताओ, अगर योगा टीचर हो तो, अगर तुम मैरिड हो तो अपनी वाइफ को बताओ, वाइफ है तो मतलब अपने हस्बैंड को बताओ। किसी ना किसी तरीके से इसको कहीं ना कहीं डेली बिहेवियर में लाओगे तो एक एक चीज तुम्हें याद हो जाएगी। और कहीं ना कहीं किसी भी जैसे अयंगर जी की किताब पढ़ोगे, कोई भी अच्छे उसकी, तो उसमें पूरा अच्छे से इन सभी वर्ड्स का यूज किया गया है। तो आपको बार बार ये कहीं ना कहीं फैमिलियर हो जाओगे, तो कोई दिक्कत ना, बड़े इजीली आप उस चीज का बेनिफिट ले सकते हो। तो इसमें आपने टोटल देखा होगा तो कितना हो गया, रिब्स कितनी हमारी 24, और रिब्स में भी क्या है ये देखो, रिब्स का देख के तुम्हें काफी रिब्स, अब रिब्स में भी तुम्हारी ऐसा होता है कि 7 तो ट्रू रिब्स होती हैं, 5 होती हैं तुम्हारी फॉल्स रिब्स। अब देखो कैसे, जब तुम देखोगे ये तुम्हारा क्या हो गया,
स्टर्नम है, ये स्टर्नम है। और नीचे मैंने बताया था वो क्या है, सैक्रम। सैक्रम क्या हो गया तुम्हारा, ये वाला जो हिस्सा है। तो ये स्टर्नम है, स्टर्नम से जो भी जुड़ी हैं वो रियल रिब्स हैं। जैसे तुम देखोगे, ये तो तुम्हारी कॉलर बोन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहां तक जुड़ी हुई है स्टर्नम से, ये भी। लेकिन अब तुम देखोगे कि बाकी की जो भी हैं ये वाली स्टर्नम से नहीं जुड़ी हुई हैं। तो ये 5 तुम्हारी हो गई फाल्स रिब्स। और 5 फाल्स रिब्स में भी तुम देखोगे कि ये वाली जो है, ये वाली जो है, ये 2 फ्लोटिंग रिब्स हो गई, ये तो किसी से भी नहीं जुड़ रही। अब क्या होता है, जो मुक्केबाज होते हैं, जब हमारे लीवर पंच बोलते हैं जिसको मुक्केबाजी में, तो यहाँ पे जब मारते हैं तो वो उससे लीवर फट जाता है, मतलब ये वाली रिब्स टूटेगी, फिर लीवर में घुस जाएगी, जिसकी वजह से लीवर डैमेज हो जाता है और आदमी के मरने के चांस हो जाते हैं। तो ये हो गई तुम्हारी फ्लोटिंग, 3 तुम्हारी हो गई। उससे ऊपर की फाल्स रिब में ये फ्लोटिंग, और ये फाल्स रिब में टोटल 5 होती हैं, उससे ऊपर जो ट्रू रिब है। तो रिब्स का तुमने देख लिया कि कितनी हो गई, 7 और 5 12 एक साइड में। तो टोटल दोनों साइड में कितनी हो गई, 12 दूनी 24। ये स्टर्नम है। और इसमें भी तुम देखोगे, ये तुम्हारी हो गई सर्वाइकल में, सर्वाइकल, सर्वाइकल के बाद थोरासिस, थोरासिस के बाद ये लोअर बैक, लोअर बैक को क्या बोलते हैं, लंबर, लंबर स्पाइन में, लंबर में कितना होगा, थोरासिस 12 माइनस सर्वाइकल 7 इक्वल टू 5। तो ये 5 हो गई। और ये जो है, ये क्या हो गया तुम्हारा, ये 5 अलग अलग डिस्क होती थी बचपन में बच्चे के लिए। तो ये क्या हो जाता है, सैक्रम। और इसके नीचे क्या है, ये तुम्हारी टेल बोन। आप देख रहे होंगे टेल बोन, टेल की तरह दिख रही है टेल बोन। ये टोटल बच्चे में 4 होती हैं, अडल्ट में 1 होती है। अब मैं कहूंगा कि आप इसको पूरा रिसर्च कर सकते हो कहीं ना कहीं से, चैट जीपीटी से या किसी भी एआई से, किसी भी गूगल पे जाके, कि ये ऐसा कब होता है, कौन सी एज में होता है। तो तुम्हें पढ़ के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, और कमेंट भी करें कि ये क्या था इसमें। ये तुम्हारे लिए होमवर्क हो गया है। अब देखोगे, अब हमने टोटल देखोगे यहाँ पे कितना कर लिया है, 29 स्कल की जो हमने पढ़नी है अभी। स्टर्नम हो गई चेस्ट वाली, 24 रिब्स हो गई जो मैंने बताया था। अब इसमें सर्वाइकल 7, थोरेसिस 12, लंबर 5, सैक्रम 1, कॉसिक्स 1। टोटल अमाउंट करो इनको, ये कितना हो गया, 29 प्लस 25 54, 54 प्लस ये कितनी हो गई 26, 54 और 26 80। तो टोटल 80 कंप्लीट हो गई अपनी। अब इसको बार बार रिवाइज करोगे तो ये तुम्हारे माइंड में भी आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं अपने बाकी का क्या। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में कौन कौन सी आती है, अपेंडिकुलर के लिए भी चलो इसको एक और बार दिखाया जाए।
यस। और यहाँ पे इजीली हम इसको साइड बाय साइड 3D में भी चेक करते रहेंगे। अब आता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में टोटल कितनी रिब्स हैं, सॉरी टोटल कितनी बोन्स हैं, 126। 126 में अब तुम देखोगे, अब हम इसको, अगर मैं ये कह रहा हूं इसको, पहले इसको अपने साफ करते हैं। जैसे अब ये इंसान है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहां से डिवाइड कर दो इसको, यहां से देखोगे तो ये नीचे का हो गया, ऊपर का हो गया। अब ऊपर के में हमने एक्सेल वाला पढ़ रखा है, तो ये हाथ बचे, कॉलर बोन बची है, और ये स्कैपुला, इसको क्या बोलते हो आप, टोटल स्कैपुला। स्कैपुला इसको शोल्डर ब्लेड भी बोल देते हैं, मतलब इसको ये स्कैपुला एक हो गया, ये एक हो गया, ये शोल्डर बोन एक हो गई, ये शोल्डर बोन दो हो गई। तो दो शोल्डर बोन होते हैं, दो ही स्कैपुला होते हैं। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, जैसे जो कॉलर बोन होती है, इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम, क्लेविकल। क्लेविकल ये दो हो गई, और इसको हम, इस आदमी को मतलब इसको इस तरीके से डिवाइड करा, तो हम ऊपर का देख रहे हैं। ऊपर के में देखोगे तो क्या होता है, इस चीज को जो जो हमारा सॉकेट की तरह होता है, शोल्डर गर्डर, गर्डल बोलते हैं इसको, जो सॉकेट की तरह होता है। यहाँ पे ये सॉकेट है, यहाँ पे हाथ लगे हुए हैं, ये हाथ लगे हुए हैं, तो इस तरीके से सॉकेट की तरह होता है, तो इसको शोल्डर गर्डर भी बोलते हैं, प्लस हैंड। शोल्डर गर्डर कितने हो गए हमारे पास, दो स्कैपुला है, दो कॉलर बोन है। क्लेविकल, दो क्लेविकल है, दो तुम्हारे स्कैपुला है, तो टोटल कितने हो गए, ये शोल्डर गर्डर 4 है, प्लस हैंड, हैंड में 60 होते हैं, ये याद रखना है, 60। अब ऐसे ही नीचे आओगे तो ये पेल्विस हो गया। पेल्विस में आपको दिख रहा होगा, एक ये हड्डी है, एक ये हड्डी है, तो पेल्विस में भी दो हो गई, तो पेल्विस गर्डर बोलते हैं इसको, पीजी से डिनोट करेंगे। पेल्विस गर्डर में कितनी हो गई, दो, प्लस पेल्विस गर्डर के बाद जो लेग्स हो गई, लेग्स में सेम 60। तो इस सिमेट्री का ये यूज होगा कि आराम से आपको याद रहेगा कि 60 पैरों में भी 60, हाथों में भी 60। अगर 60 है तो एक हाथ में 30 होनी चाहिए, दूसरे हाथ में 30 होनी चाहिए, एक पैर में 30, दूसरे पैर में 30, तो टोटल 120 यहाँ पे हो जाएंगी, और 4 और 2 6, 126। तो टोटल अपेंडिकुलर कितनी हो गई तुम्हारी, 126। तो आराम से आप इस चीज को याद कर लोगे, मतलब आराम से याद सी हो गई है। अब ये देखोगे कि 60 में क्या होता है, क्योंकि स्कैपुला और क्लेविकल आपको पता लग गया कि भाई दो, तो ये शोल्डर ब्लेड हो गए, दो तुम्हारी ये क्लेविकल ब्यूटी बोन हो गई। बाकी का तुम आओगे अपर लिम्ब में। अपर लिम्ब में क्या आएगा तुम्हारे, हाथ। हाथों में अब देखो, हाथों में क्योंकि हाथ स्टार्ट हो रहा है हा एच से, तो इसको हम बोल देते हैं हेमरस। जो पहली बोन होती है ये हमारी है हेमरस। हेमरस में कितनी है, एक। अब हेमरस के बाद क्या आएगा, ये वाला। अब इसमें क्या आएंगी तुम्हारी, दो बोन आएंगी। दो बोन में अब तुम देखोगे कि यहाँ पे हाथ लगा के इसको ऐसे रोटेट करोगे तो एक तुम चेक करोगे कि एक बोन हिल नहीं रही, लेकिन दूसरी बोन हिल रही है। जो नहीं हिल रही उसका हलना, हलना उसका नाम है, उसको उल्ना भी बोल देते हैं, उल्ना, तो हलना। लेकिन अब तुम देख रहे हो कि जो फिंगर के पास है वो हिल नहीं रही, लेकिन जो अंगूठा के पास है वो हिल रही है। और देख रहे हो किसी ना किसी रेडियस बना रही है वो। अगर तुम देखोगे किसी ना किसी रेडियस पे, अंगूठा कहाँ पे, किसी ना किसी रेडियस पे, तो उसको रेडियस ही नाम दे दिया गया है। तो इजीली तुम आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्यों इसको रेडियस नाम दिया गया। तो अब इसमें ये उल्ना हो गई, ये जिसको रेडियस के अराउंड हिल मतलब चेंज हो रही है, इसको रेडियस नाम दिया गया है। तो इसका क्या नाम हो गया, रेडियस, और ये उल्ना। अब तुम यहां पे देखोगे, यहां पे ये एक ही है हेमरस। अब यहां पे
ये देखोगे। अब ये क्या है कि जो अंगूठे के पास है, क्योंकि ये वाली ये रेडियस हो गई, ये फिंगर के पास है जो हिलती नहीं है, उसका उल्ला हिलना हो गया। अब ये देखोगे ये टोटल कितनी है, कार्पल्स भी बोलते हैं इसको, कार्पस भी बोलते हैं, कार्पल्स भी बोलते हैं। ये टोटल 8 होती हैं। जब तुम इसको देखोगे तो ये टोटल 8 हैं कार्पल्स। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और एक इधर पे रहती है, तो मतलब टोटल ये 8 हो जाती हैं। और इनको याद रखना है, ये कार्पल्स कितनी है, कार्पल्स बोल लो या कार्पस बोल दो, इसको कार्पस भी बोल देते हैं। कार्पस और कार्पल्स, कार्पस और कार्पल्स ऐसे ही सेम ये तुम्हारा पैर में आएगा। जो पैर की हड्डियों में देखेंगे तो यहाँ पे तुमने देखा हुआ है कि ये कितने हो गए, 8 कार्पल्स हो गए। ये आपको दिखाया अभी, 8 कार्पल्स हो गए। अब कार्पल्स से जो जुड़ी हैं 1 2 3 4 5, यहां से जो जा रही हैं ये मेटाकार्पल्स हो गई। तुमने देखा होगा किसी किसी के कार्पल्स निकल जाते हैं, किसी किसी का ये ऊंचा उठा हुआ दिखाई देता है आप लोगों को कि उठ गया है, निकल गया है, तो उसका क्या डिसलोकेट हो जाता है वो कार्पल्स। और कोई वैद हो, हकीम हकीम चिड़िया देखो ऐसे करके बिठा देता है। डॉक्टर तो फिर भी इसको बहुत ही मुश्किल से मतलब सही कर पाते हैं, लेकिन वो उनको बहुत ही अच्छे से मतलब ट्रेंड अगर है तो वो बहुत ही जैसे बस कहेगा देखो देखो चिड़िया उड़ या दौड़ दी सी ना, सीधे अंदर बिठा देते हैं। तो ये आराम से तुम यहाँ पे 8 कार्पल्स है, 8 कार्पल्स से कितनी 5 मेटा कार्पल्स निकले। मेटा कार्पल्स कौन सी हैं, ये जो है इनको मेटा कार्पल्स कहते हैं। अब मेटा कार्पल्स के बाद जो उंगलियां होती हैं इनको फ्लैंजेस बोलते हैं। फ्लैंजेस, पैर की उंगलियों को भी फ्लैंजेस बोलेंगे, हाथ की उंगलियों को भी फ्लैंजेस बोलेंगे। और हाथ में देखोगे तो एक उंगली में 3 है, 3 चौक 12 है, और अंगूठे में 2, 12 दूनी मतलब 12 और 2 14, और दोनों में देखोगे तो 14 दूनी 28, मतलब एक हाथ की हम बात कर रहे हैं तो ये 14 हो गई। कार्पल्स 5 हो गई, कार्पल्स 8 है, मेटा कार्पल्स 5 है, उल्ना। और ये टोटल कितनी हो गई, 14 5 19, 19 और 8 27 28 29 30। तो टोटल एक हाथ में कितनी हो गई 30, दूसरे हाथ में कितनी हो जाएंगी 60, तो टोटल 60 हो गई दोनों हाथों को मिला के। अब हम आएंगे पेल्विक पे। पेल्विक पे मैंने आपको दिखाया, पेल्विक में कितना पेल्विक है। पेल्विक में देखो ये पेल्विक बोन हो गई, एक ये पेल्विक बोन हो गई, 2 पेल्विक गर्डल। गर्डल मतलब तुम्हारा गर्डल का मतलब होता है सॉकेट की तरह जहां पे तुम्हारे पैर लगेंगे, तो इसलिए इसको गर्डल बोला गया है। तो यहाँ पे अब पैरों में देखोगे तो ये पहली हो गई, पैरों में आ रहे हैं जैसे फीमर बोन, ये सबसे मोट मतलब सबसे बड़ी होती है, सबसे लंबी होती है बॉडी में। और फीमर बोन के बाद फिर नीचे दोनों 2 आ गई इसमें। अब इसमें भी एक ट्रिक है, जो फिंगर के पास में है जो फिंगर के पास में उसको फिबुला बोलते हैं। फिबुला जो फिंगर के पास में, क्योंकि जो फिंगर के पास में फिबुला है, लेकिन जो थंब के पास में उसको टिबिया बोल देते हैं। टी से थंब, टी से टिबिया, एफ से फिंगर, एफ से फिबुला। तो फिबुला इसमें कंफ्यूजन होगा नहीं कि भाई थंब के पास है तो टिबिया होगी, फिंगर के पास है तो फिबुला होगी। तो इस तरीके से आप इन दोनों के, इसमें भी 2 हैं। अब इसमें तुम देखोगे वहां पे तो क्या था हमारा कार्पल्स, यहाँ पे टार्सल्स होता है, टार्सस या टार्सल्स। टार्सस या टार्सल्स को देखोगे कि कितने हैं ये अभी इसको देखते हैं तो टोटल देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 है। अब तुम कहोगे कि यार वहां पे तो 7 8 थे, यहाँ पे 7 कैसे,
ये तो गलत हो गया, अब इनको कैसे याद कर पाएंगे। तो मतलब इस तरीके से भगवान ने भी इस तरीके से अरेंजमेंट दिया कि 60 है एटलीस्ट, कम से कम आराम से याद हो सकती हैं। अब जो तुम देखोगे एक कहां पर है, 8 होनी चाहिए थी ना ये, एक ये रही जो तुम्हारा पैटेला, पैटेला जो होता है ना, गोली सी होती है जो घुटने पे, एक वहां पे शिफ्ट कर दी गई, क्योंकि हाथ में तो कोने पे तो कोई थी नहीं, एक ये, दो ये थी, एक ये थी, तो 3 थी। अब यहाँ पे एक फीमर हो गई, 2 वो हो गई टिबिया और फेबुला, और एक क्या हो गई पैटेला। पैटेला क्या है तुम्हारा, ये जो ढक्कन से होता है, जो डिबिया सी होती है, इसको पैटेला बोलते हैं। अब पैटेला से नीचे जो हमने टार्सल बोला था, टोटल 7 है। अब टार्सल से जो नीचे आएगा वो मेटाटार्सल है। सेम ऐसे वहां पे क्या था, कार्पल्स था, तो मेटाकार्पल्स था। मेटाकार्पल्स कितने थे, 5 थे। यहाँ पे भी टार्सल कितने होंगे, 5। मेटाटार्सल के बाद फ्लेंजेस, फ्लेंजेस सेम पैर और हाथों की उंगलियां सेम होती हैं, तो वो 14, ये भी 14 है। तो टोटल अगर तुम देखोगे तो फीमर, पैटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, टार्सल्स कितने हो गए अपने यहाँ पे 7। तो वही 14, 5, 19 और 7, 26, 27, 28, 29, 30, 30 हो गई, 30 हो गई। तो आपने बहुत ही इजीली 60 हाथों की, 60 पैरों की, स्पाइन की अगर एक्सेल बोलेंगे तो टोटल कितनी हो गई 80। तो हाथों और उसकी क्या बोलोगे, अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में कितनी थी 126, एक्सियल में 80 थी। तो 126 में भी तुम्हारा एक तरह से देखा तो सीधे सीधे 60, 60 दूनी 120, बस 6 बची, 6 बची में शोल्डर गर्डर आ गए, पेल्विक गर्डर आ गया। शोल्डर गर्डर में कितनी हो गई 4, पेल्विक गर्डर में कितनी हो गई 2। तो टोटल तुम्हारी 126 हो गई, 80 हो गई। तो तुमने बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से इसको समझा। और इसमें भी ये होगा जैसे पेल्विक गर्डर था जो तुम्हारा अपर पोर्शन, जहाँ पे शक्तिमान हाथ लगा खड़ा होता था, उसको हम इलियम बोलते थे। और जहाँ पे हम बैठते हैं उसको उसको क्या बोलेंगे, प्यूबिस। जिस पर हम बैठते हैं, जहाँ पे हड्डियां, कोई मोटा भी होगा तो उसकी भी हड्डियां लगती हैं, तो उसको हम कहते हैं प्यूबिस। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, जो बीच में यहाँ पे तुम्हारी ये जो हड्डियां होती हैं उसको इसीलिए बोलते हैं। तो ये हमने पूरा कोशिश की है कि कम टाइम में अच्छे से बताने की। अब इसमें जो मेन जो चीजें हैं वो अपनी ये बचती हैं, इसको भी आप एक बार देख लो जब इतना किया, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। इसके लिए वैसे अलग से अभी चैप्टर आएंगे, क्योंकि 6 से 7 दिन में हमें ये पूरा खत्म करना है। 6 से 7 दिन में हमारा कोशिश रहेगा कि हम इसको पूरा खत्म करें। तो अब तुम देखोगे बोन में कितना है, जितना बोन है हमारे बॉडी में, उसको 80% वेट करता है, अगर नॉर्मल बोन डेंसिटी सही है। अगर ये कि बोन डेंसिटी ज्यादा है या कम है तो फिर वो वेरी कर सकता है, लेकिन अगर बोन डेंसिटी के हिसाब से 80% भाई वेट होता है पूरी बॉडी का। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज जैसे कि कोई भी हड्डी है, उसके लास्ट का पोर्शन, वहां पे उसको फ्रिक्शन से फ्री करवाने के लिए, फ्रिक्शन कम हो उसमें, कुशन की तरह काम करे। नहीं तो क्या होगा कि एक जॉइंट एक दूसरे से रब करके टूटेंगे, लेकिन वहां पे कार्टिलेज की लेयर होती है, तो ये उसको जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है, किससे, फ्रिक्शनल जो रबिंग होती है उससे बचाती है, कुशन की तरह काम होता है इसमें। तो कार्टिलेज हो गया। अब हो गया तुम्हारा जॉइंट, जॉइंट में 3 टाइप होते हैं। एक जैसे मान लो सिर का बोलोगे तो सिर में क्या क्या है कि कोई जॉइंट सारे फिक्स हैं, जहाँ की जहाँ तो इमूवेबल है, कोई मूवेबल जॉइंट नहीं है, तो उसको कहेंगे फाइब्रस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट कौन से होते हैं, जैसे वर्टेब्रा हो गई, उसको एक स्लाइट मूवमेंट दे सकते हैं, ओनली पार्शियल मूवमेंट होगा उसमें। जब पार्शियल मूवमेंट होगा तो वो उसको क्या बोलेंगे, कार्टिलेजिनस जॉइंट। जॉइंट को वैसे आप और अच्छे से पढ़ेंगे। ये साइनोवियल जॉइंट, जो हमारे हाथ हो गए, ये हो गए, ये आराम से फ्री मूवेबल चल रहा है ना इनका, तो इनको फ्री मूवेबल जॉइंट या फिर साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। जैसे नी जॉइंट हो गया, हाथ के जॉइंट हो गए, जो भी है। अब जैसे लिगामेंट और टेंडन में ज्यादा दिक्कत आती है लोगों को कि लिगामेंट क्या है, टेंडन क्या है। लिगामेंट और टेंडन में बड़ा कंफ्यूजन होता है। लिगामेंट कोई भी होता है कि लिगामेंट का क्या काम है, लिगामेंट का आपका काम होता है किसी भी जॉइंट को प्रोटेक्ट करना, स्ट्रेंथ देना
और उसकी मूवेबिलिटी को रेस्ट्रिक्ट करना। ऐसा नहीं है कि अगर लिगामेंट नहीं होगा तो हमारा हाथ पैर कहीं पे कहीं से कहीं पे भी घूमेंगे, ये मानो इस तरीके से। लिगामेंट ही है जो जॉइंट को पकड़ के रखता है, उसको ज़्यादा मूव नहीं करने देता है। तो लिगामेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें होता क्या है कि एक लिगामेंट में क्योंकि ये क्या है कि एक तरह से भीख मांग के खाता है। लिगामेंट के लिए कोई भी नब्ज नहीं होती, कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं आता, कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। तो ये और पास से जहाँ से जैसा मिल जाता है वहां से थोड़ा बहुत अपने आप को ले पाता है। तो इसका जो एक बार अगर डैमेज होता है योगा में, अगर आपको नहीं पूरा एनाटॉमी पता और अच्छे से नहीं पता, तो उसमें यही होता है कि तुम्हारे लिगामेंट डैमेज होने लग जाता है। लिगामेंट एक बार डैमेज हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी होती है ये इरिवर्सिबल है, इसको इनइलास्टिक है। एक बार खींचोगे तो वहीं की वहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि वहां पे एक लिमिट के बाद अगर इसको खींच दिया तो ये रिकवर नहीं हो पाएगा, और रिकवर नहीं हो पाएगा तो आप ये मानो कि काफी समय तक सफर करोगे, हो सकता है पूरी लाइफ भर सफर करना पड़े। इसीलिए इनको पढ़ना, एनाटॉमी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये लिगामेंट, क्योंकि इसका जो बोलते हैं नॉर्मली 6 से 12 मंथ रिकवरी, 6 से 12 मंथ लग जाते हैं रिकवरी में, और हो सकता है इवन ज्यादा लग जाए। तो ये कि पूरा प्रॉपर नॉलेज होने के बाद ही उसको स्ट्रेच करना होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, तो फर्स्ट क्लास है ये। आपको ये मानो कि 0 से लेके पूरा टॉप तक, कि आप कहीं पे भी फिर कोई भी मटेरियल ले लेना, आपको इतना बेस्ट मटेरियल कहीं मिलेगा ही नहीं। अब इसमें आ जाता है टेंडन। टेंडन क्या होता है? टेंडन अपना कोई भी होता है जो, जैसे आपकी कोई मसल है, मसल तो हड्डी से चिपक नहीं सकती। अब मसल का जो लास्ट पोर्शन होता है दोनों तरफ, जहां पे भी मसल हड्डी से जुड़ना होता है वहां पे मसल एक टेंडन निकालता है। मतलब ये है कि मसल में तो पूरा न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है, लेकिन टेंडन में तो बहुत ही कम, थोड़ा बहुत हो जाए। तो लास्ट पोर्शन ऑफ मसल होता है जो हड्डी से जुड़ा होता है, हड्डी को पकड़ के रखता है, हड्डी के पास होता है, तो हड्डी से जुड़ा हुआ होता है टेंडन। तो इसमें मसल का लास्ट पोर्शन है, इसमें बहुत ही, पर फिर भी लिगामेंट के कंपैरिजन में तो थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट जा ही रहा है, इसीलिए इसका रिकवरी रेट थोड़ा ज्यादा रहता है। ये 3 मंथ से लेके 6 मंथ में इसकी रिकवरी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है। और मोस्ट प्रोबेबली हमने सारी हड्डियों का, मतलब सारा बोन्स को देख लिया है, कौन सी कहां पर क्या है। और अगली क्लास में गाइस देखते हैं। और थैंक यू सो मच। और किसी को कोई भी डाउट आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, या फिर कोई नॉलेज शेयर करना चाहता हो, प्लीज डू कमेंट में आप जिस तरीके से मेरे को बताओगे, अपनी क्वेरीज बताओगे, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको और अच्छे से और रिसर्च करके और डेप्थ नॉलेज में, क्योंकि आप अगर योगा में जाना चाह रहे हो तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुद, अगर मैं काफ़ी लंबे समय से हूँ इसमें, अब मेरे को लगा कि मेरे को आके वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं अब स्टार्ट कर दिया है। अब ये कि जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर होगा, वो एक दूसरे का ट्रांजैक्शन होगा, एक दूसरे को नॉलेज देने वाला परसेप्शन में रखता हूँ कि आपसे मैं सीखूँ, आप मेरे से सीखो। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।